सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीरीज हम चला रहे हैं आप लोग के बाल विकास विषय की रेगुलर 30 क्वेश्चंस में लेकर के आ रही हूँ, जो आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि थियोरी की जितनी भी क्लासेस हैं मैं सभी को कंप्लीट करूंगी। आप लोग को मैंने पूरा बुद्धि चैप्टर पढ़ाया है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तीनों के विषय में मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया है। तो थियोरी भी साथ साथ चलेगी और क्वेश्चंस भी साथ साथ चलेंगे, तो आप लोग सभी को पढ़ते हुए चलिए और अपनी तैयारी भी अच्छे से करते हुए चलिए। और मैंने आप लोग को बुक्स भी बताई है, कौन कौन सी बुक्स आप लोग ले लीजिए जो आपको यूपी टेट में काम आने वाली हैं। जो किताबों की वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आए हमसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में तो आपको सभी विषयों के लिंक हम देते ही हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 180 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और इन सभी क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ते हुए और सभी को समझते हुए 180 तक पूरा कंप्लीट किया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 181 से हम पढ़ेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को भी मैं समझाते हुए आप लोगों को आगे बढ़ूंगी। दोस्तों, आप लोग मनोविज्ञान विषय को बहुत ही इजी वे में पढ़िए और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जिससे आप लोग बहुत परेशान होते हो, डरते हो। ये बहुत ही इजी है अगर आप लोग इसके क्वेश्चंस रेगुलर सॉल्व करोगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं आप लोग के मनोविज्ञान विषय के। सभी थियोरी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दी है, चाहे व्यक्तित्व हो, बुद्धि हो और अधिगम हो, सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रही हूँ सभी चैप्टर्स को, ताकि आप लोग की तैयारी एक बार फिर से और बेहतर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 181 से हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 181 है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में। दोस्तों, बालक आपको मैंने बताया है जब किशोरावस्था में होता है, 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बालक होता है वह उसे लगता है कि जो वह सोचता है वही सही है और उसके सोच को सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए। वह उसे लगता है कि वह जो भी काम कर रहा है वह बिल्कुल सही है, उसे कोई डांटे ना, किसी प्रकार से कोई भी उसे रोक टोक ना करे उसके काम में। तो ये जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे सोचते हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्र रहें, अपना काम अपने मन से जो करना चाहे वो करें। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे सामाजिक स्वीकृति मिले, यानी कि समाज उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में आपके बहुत सारे आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, जिसकी वजह से जरूरी नहीं कि आप हर चीज को जो कर रहे हो वो सही ही हो समाज की दृष्टि में। लेकिन आपको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वह सही ही कर रहे हैं, तो इसलिए बालक अपने व्यवहार की क्या चाहता है, सामाजिक स्वीकृति चाहता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो यह सिचुएशन होती है किशोरावस्था में। 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में इस अवस्था से आप सभी लोग गुजर के आ चुके हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क का भार, यानी कि उसके सिर का भार कितना होता है। 400 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, 700 ग्राम होता है या 1100 ग्राम होता है। राइट आंसर है 500 ग्राम होता है, यानी कि आधा किलो। क्वेश्चन नंबर 183 है, बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर है, शिक्षक पर, बालक पर, समाज पर या शिक्षक एवं बालक दोनों पर। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर है, बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व आखिर में किस पर होना चाहिए। क्या केवल शिक्षक पर होना चाहिए, या फिर क्या केवल बालक पर होना चाहिए, या फिर समाज पर होना चाहिए, या फिर शिक्षक एवं बालक दोनों पर होना चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, आखिर में किसका दायित्व होना चाहिए बालक के सर्वांगीण विकास का। तो अगर देखा जाए तो एक बालक जब वह स्कूल में आता है, धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ना लिखना सीखता है, तो उसे एक चीज समझ में आती है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, और मुझे क्या चीज करके मुझे प्रॉफिट होने वाला है, क्या चीज करके मेरा लॉस होने वाला है। तो बच्चा सही गलत के विषय में जानने लगता है
उसे सच झूठ ये सभी बातें समझ में आने लगती हैं। तो अगर देखा जाए तो एक बालक के विकास में केवल और केवल शिक्षक का ही नहीं बल्कि बालक का भी योगदान होता है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक और बालक दोनों का है, यानी दोनों मिल करके ही यह कार्य संपन्न करते हैं। या फिर ये कहें कि शिक्षक और बालक जब मिलते हैं तभी एक बालक का सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि केवल शिक्षक अगर चाहे तो केवल जब तक बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा केवल शिक्षक अकेले उसको नहीं पढ़ा पाएगा। अगर कोई बच्चा सोच लिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है तो अकेले शिक्षक कितना भी प्रयास कर ले उसको बहुत मुश्किल है उस बच्चे को पढ़ाना। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा भी जब पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा भी शिक्षक की बात को समझेगा जो शिक्षक बोल रहा है, तभी यहाँ पर बात बन पाएगी। तो इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक का और बालक का दोनों का योगदान है। क्योंकि शिक्षक तो पढ़ा रहा है, अगर बालक नहीं पढ़ना चाहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक और बालक दोनों का ही उतना ही योगदान है एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में। एक बच्चा तभी सर्वांगीण विकास कर पाएगा, अच्छे से वह अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर पाएगा, जीवन में आगे बढ़ पाएगा, जब उसे एक शिक्षक मिलेगा अच्छा और वह खुद वह कार्य करना चाहेगा, तभी वह बन पाएगा एक सर्वश्रेष्ठ बालक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत समूह कारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत। दोस्तों जो समूह कारक सिद्धांत है ये दिया है थर्स्टन ने, त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशन जो थियरी है ये दिया है गिलफोर्ड ने, जो द्विकारक सिद्धांत है यह दिया है स्पीयरमैन ने। यानी कि स्पीयरमैन ने क्या कहा है, बुद्धि को 2 कारकों में डिवाइड किया है, एक को इन्होंने कहा सामान्य कारक, दूसरे को कहा है विशिष्ट कारक। तो द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है और इसके विषय में मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को पढ़ाया है। बुद्धि चैप्टर में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, जिन प्रशिक्षुओं ने नहीं देखा आप लोग वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि थियरी भी मैं साथ में पढ़ाते हुए चल रही हूँ जैसा कि मैंने बताया ही ऑलरेडी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 है, टोरेंस, बैनर तथा हॉलैंड एवं कॉन्ट इत्यादि मुख्यतः किस विषय के शोध एवं परीक्षण से संबंधित हैं। इन्होंने कौन सा शोध किया है, कौन सा परीक्षण किया है, किस विषय पर किया है। तो क्या यह बुद्धि से रिलेटेड है, व्यक्तित्व से या फिर सृजनात्मकता से या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये संबंधित है सृजनात्मकता से, यानी कि क्रिएटिविटी विषय के अंतर्गत या क्रिएटिविटी विषय पर इन्होंने अपना शोध और परीक्षण किया है। चाहे टॉरेंस हो, चाहे बैनर हो या फिर हॉलैंड और कॉन्ट हो, इन सभी ने सृजनात्मकता पर शोध एवं परीक्षण किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था 1890 में, 1905 में, 1916 में या 1937 में। दोस्तों सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था विनय साइमन ने 1905 में, आपको पता है। और बुद्धिलब्धि का सूत्र कब आया था, 1916 में टर्मन ने दिया था। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था, 1905 में, और विनय और साइमन ने दिया था। याद रखिएगा बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, बुद्धिलब्धि के फॉर्मूले की नहीं। बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला जब बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछेगा तो किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। कब दिया, 1916 में दिया है। और बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो विनय और साइमन ने ही सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 है, गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है, 10, 25, 80 या फिर 50। राइट आंसर है ऑप्शन सी 80। के बाद क्वेश्चन नंबर 188 है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, कोह ने, सेगुइन ने, रेवन ने या फिर जोशी ने। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, रेवन ने। किसने किया था, रेवन ने किया था प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको क्या बताना है, रेवन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 189 है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण मैंने आपको बताया है कि 2 प्रकार का होता है मोटे तौर पर, एक व्यक्तिक परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक परीक्षण। और इसमें भी व्यक्तिक में व्यक्तिक शाब्दिक और व्यक्तिक अशाब्दिक, और सामूहिक में भी सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब ऐसे बुद्धि परीक्षण जो पढ़े लिखे लोगों के लिए बने होते हैं,
और अशाब्दिक ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए बने होते हैं। तो मैंने बहुत ही आसान सी भाषा में आप लोग को बुद्धि चैप्टर में ये पढ़ाया है, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पूछा है कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। क्या यह व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है? इसके अलावा व्यक्तिक शाब्दिक, व्यक्तिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक या उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं है। तो राइट आंसर है व्यक्तिक शाब्दिक, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होगा और वह व्यक्ति कैसा होगा? पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना, यानी कि वह पढ़ा लिखा होगा। तो एक व्यक्ति का होगा, एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होगा और वह व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। तो उससे उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बता पाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया? सामान्य एवं असामान्य, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट, सामान्य एवं विशिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताया, जिसमें सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दो कारकों को बताया। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? बर्ट, टर्मन, एबिंगहास या फ्रीमैन? दोस्तों राइट आंसर है फ्रीमैन। ये कथन किसका है? फ्रीमैन का है। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। तो बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण या मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तिक शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। तो ऑप्शन बी जो है सामूहिक शाब्दिक, ये बिल्कुल सही है। सामूहिक का मतलब होता है एक ग्रुप में ढेर सारे लोग होते हैं और उनको ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है उनको, क्योंकि शाब्दिक है तो पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, लेकिन एक साथ कई लोगों का हो रहा है, एक ही समय में ढेर सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 193 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थियरी किसके द्वारा प्रतिपादित है? गिलफोर्ड द्वारा, पियाजे द्वारा, बिने द्वारा या थार्नडाइक द्वारा? दोस्तों यह बताया गया था विने द्वारा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी कि इन्होंने कहा था कि बुद्धि एक अभाज्य या अखंड इकाई है, तो यह विने ने कहा था, इसीलिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत उसे हम कहते हैं। बुद्धि के सभी कारकों, जितने भी सिद्धांत है बुद्धि के, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, सभी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। समूह कारक हो चाहे बहुकारक हो, सभी को मैंने अच्छे से याद करके आप लोगों को अच्छे से याद करना भी बताया है, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं आसान सी भाषा में। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 194 है, 1908 के विने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905, दोस्तों यहाँ पर 1905 होना चाहिए। 1905 में विने साइमन ने इस परीक्षण का निर्माण किया था। और जो विने साइमन बुद्धि परीक्षण था यह किस आयु वर्ग के बालकों के लिए था? 1 से 16 वर्ष, 3 से 13 वर्ष, 2 से 10 वर्ष या 1 से 20 वर्ष? तो यह था 3 से लेकर के 13 वर्ष तक के बालकों के लिए। कहीं कहीं आपको 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए भी मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में 3 से 13 नहीं दिया है तो 3 से 15 भी राइट आंसर होगा, ठीक है, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से 13 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है 3 से 13 वर्ष के बालकों के लिए यह 1905 में जो विने और साइमन ने परीक्षण किया था, क्योंकि 1905 में बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि विने साइमन ने बुद्धि परीक्षण कब किया था। तो 1905 में इन्होंने किया था और 1905 में ही यह किस आयु वर्ग के 3 से 13 वर्ष तक के बालक या 3 से 15 वर्ष तक के बालकों पर इन्होंने यह प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा इसमें से सही है? तो सृजनात्मकता एक योग्यता है, सृजनात्मकता अभूतपूर्व यानी कि यूनिक होती है, सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभप्रद होती है या उपयुक्त सभी? दोस्तों सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी, जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है वह आर्ट बहुत अच्छा बनाता है, उसकी आर्ट बहुत सुंदर है। कोई ऐसा बच्चा है जो गाता बहुत अच्छा, अलग अलग गानों को बहुत ही अच्छे से धुन में गाता है। इसी प्रकार जो सृजनात्मकता होती है वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब है कि एक बच्चा ऐसा है जो गाने में बहुत अच्छा है, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो वो उसे क्या कहोगे आप, इसकी वॉइस बहुत यूनिक है, ठीक है। और सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए लाभप्रद है। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट हमें मिल गया या एक अच्छा सिंगर हमें मिल गया
या एक अच्छा एक्टर हमें मिल जाता है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति और समाज दोनों को फायदा होता है ना। वो इंटरटेन करता है हमें अपने गानों के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से। तो इस तरीके से सृजनात्मकता क्या है, एक योग्यता ही तो है, व्यक्ति की योग्यता ही तो इसे कहेंगे हम। उस व्यक्ति के अंदर क्या है, इतनी सारी एबिलिटी है। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है, द्विआयामी, त्रिआयामी, बहुआयामी या पदानुक्रम सिद्धांत। अभी मैंने आपको बताया है कि जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 है, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है, समायोजन की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने बुद्धि की जब परिभाषाएं बताई थी तो मैंने बताया था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है, और यह परिभाषा किसकी है, टर्मन की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 198 है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग या कार्य जीवन की मांग। तो पियाजे ने बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में समायोजन की योग्यता के रूप में माना है। यहाँ पर जीन पियाजे ने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण क्यों कहा है, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण कुछ नहीं है, हमारे आसपास के लोग हैं, हम विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में, वहाँ पर भी हमें ढेर सारे बच्चे हमारे क्लासमेट होते हैं, इसके अलावा और भी क्लास के बच्चे होते हैं, अलग अलग क्लासेस को पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, हमारा सबसे इंटरेक्शन होता है। तो क्या होता है उसमें, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में हम क्या करते हैं, समायोजन करने की कोशिश करते हैं ना, सबसे घुलने मिलने की, सबसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये सब हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास बुद्धि होगी, यानी कि हमारी जो मानसिक योग्यता है वो अच्छी होगी, हमारा मानसिक विकास सही से हुआ रहेगा। तो जीन पियाजे ने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में देखा है, किसको, बुद्धि को। यानी कि बुद्धि होगी तभी हम अपने सभी कामों को अच्छे से कर पाएंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को क्या कर लेंगे, समायोजित भी कर लेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालने की भी कोशिश कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 199 है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है, साइमन द्वारा, बिने द्वारा, टर्मन द्वारा या गिलफोर्ड द्वारा। 1916 में ही बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण यह टर्मन ने ही किया था और इन्होंने ही बुद्धि लब्धि बराबर क्या कहा था, IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये क्वेश्चन 3 बार अब तक आ चुका है, 3 से 4 बार कम से कम यूपी टेट में, और बहुत ही सिंपल तरीके से बुद्धि लब्धि का फार्मूला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस फार्मूले को आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 200 है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं, निष्पादन बुद्धि परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, प्रक्षेपण या प्रक्षेपी परीक्षण या प्रोजेक्टिव टेस्ट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग हम करते हैं, किसी एक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यानी कि हम उस भाषा में किसी का अगर टेस्ट ले रहे हैं या किसी की बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा, क्योंकि उस भाषा को पढ़ना लिखना वह व्यक्ति जानते होंगे जिनका हमें बुद्धि परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 201 है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से या उपयुक्त में से कोई नहीं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, एक साथ ढेर सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण, यह कब से प्रारंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से। ऑप्शन बी जो है प्रथम विश्व युद्ध, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा परीक्षण या ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें हम लकड़ी के गुटकों का प्रयोग करते हैं उसको हम किस बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। प्रक्षेपी बुद्धि परीक्षण, निष्पादन परीक्षण,
चित्र परीक्षण या फिर उपयुक्त सभी के नाम से। दोस्तों इसे हम जानते हैं निष्पादन परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 4 वर्गों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 204 है, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वर्गीकरण प्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व यह अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो बहिर्मुखी क्या होता है और अंतर्मुखी क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। व्यक्तित्व यानी कि बहिर्मुखी की अगर मैं बात करूं, बहिर्मुखी का मतलब होता है ऐसा बच्चा, एक बालक के रूप में ही आप समझिए, क्योंकि आप बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा बच्चा जो बहुत हंसमुख है, जो सबसे हमेशा बातचीत करता है, मेहमानों के आने पर छिपता नहीं है कि घर में छिप जाए, उनके सामने ना आए या उनसे बात ना करे। इसके अलावा ऐसा बच्चा जो इवेंट में, स्कूल में कोई भी कार्यक्रम हो सबसे आगे जाना पसंद करता है, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करता है, चाहे खेल हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो स्कूल में, और वह हमेशा आगे रहता है। अगर स्पीच देनी हो, भाषण, कविता, कहानी कुछ भी कहनी हो, बच्चा आगे रहता है। और अंतर्मुखी बच्चे भी ऐसा नहीं होता है कि ये बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शर्माते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, अपनी बातों को खुल के कह नहीं पाते हैं और यह किसी से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो जो बहिर्मुखी होते हैं ये बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के होते हैं और सबसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, जबकि अंतर्मुखी बच्चे सबसे मिलना नहीं पसंद करते हैं। ये अपनी दुनिया में रहते हैं, अपना ही काम करते हैं, अपने में ही खुश रहते हैं, लेकिन ये दूसरों से उतना नहीं घुलते मिलते हैं। तो ये अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट होते हैं, और जो बहिर्मुखी होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो यह जो वर्गीकरण था यह सर्वप्रथम किसने दिया था, अल्पोर्ट ने, स्प्रेंगर ने, फ्रायड ने या युंग ने। तो यह दिया था युंग ने। किसने दिया था, युंग ने दिया था। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसी में एक तीसरा भी जोड़ दिया गया है, अब उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब ऐसा व्यक्तित्व जो इन दोनों का मिश्रण हो, यानी कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जिस बच्चे के अंदर दोनों के गुण पाए जाएंगे वह उभयमुखी बालक कहलाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। दोस्तों ऑप्शंस हैं फ्रायड, आइजैक, ड्रेवर, इसके अलावा आलपोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो परिभाषा है, यह पहली बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह व्यक्तित्व की सबसे ज्यादा सर्वमान्य परिभाषा है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो व्यक्तित्व होता है वह किसी भी व्यक्ति का जो मनोशारीरिक गुण होता है, यानी कि उसके जो मूल्य होते हैं, जो उसके अंदर गुण होता है उस व्यक्ति के अंदर वह क्या करता है, उसको पर्यावरण में समायोजन होने में क्या करता है, उसको मदद करता है, या पर्यावरण में समायोजित होने में उसका मदद करता है। किस तरीके से उसकी मदद करता है, जब आपके जो गुण होंगे वो समाज ने जिन गुणों को अपनाया है या समाज में जिन गुणों को स्वीकृति मिलती है, आपके गुण अगर उन गुणों से मैच करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको समाज में समायोजन करने में क्या होगी, आसानी होगी और आपके व्यक्तित्व को सब लोग पसंद करेंगे। तो इसलिए यह जो परिभाषा है ये क्या है, यह सर्वमान्य है। ऑप्शन डी जो है आलपोर्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 206 है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है। तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है, 5, 4, 2 या फिर 6। दोस्तों राइट आंसर है, क्रेस्मर ने जो वर्गीकरण किया है वह किया है 4 वर्गों में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने शरीर रचना के आधार पर बांटा है 4 वर्गों में। कौन कौन से, सबसे पहले लंबकाय जिसे हम एस्थेटिक भी कहते हैं, दूसरा आता है सुडौलकाय जिसे हम एथलेटिक्स कहते हैं, तीसरा आता है गोलकाय जिसे हम पिकनिक भी कहते हैं, और चौथा आता है मिश्रित जिसे हम डिप्लास्टिक भी कहते हैं। डोप्लास्टिक भी कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो ये 4 वर्गों में बांटा है इन्होंने। तो लंबकाय की अगर मैं बात करूं तो इसमें व्यक्ति दुबला पतला और लंबा होता है, और सुडौलकाय में फुर्तीला होता है
और खिलाड़ी भी इसी के अंतर्गत आते हैं, सुडोलकाय के अंतर्गत। फिर गोलकाय यानी कि मोटा और नाटा होता है वह व्यक्ति, और जो मिश्रित आते हैं यह सभी का मिश्रण होते हैं। तो याद रखिएगा, क्रेस्मर ने व्यक्तियों को 4 वर्गों में बांटा है शरीर रचना के आधार पर, और कौन कौन से हैं? लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और मिश्रित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 207 है, सेल्डन ने एंडोमार्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? सेल्डन के एंडोमार्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? दोस्तों, सेल्डन ने भी जो वर्गीकरण है इनके व्यक्तित्व का, इन्होंने भी बताया है कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से? एंडोमार्फिक, इसके अलावा मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। तो जो एंडोमार्फिक होते हैं यह गोल मटोल होते हैं, और जो मेसोमार्फिक होते हैं ये गठीले और मजबूत होते हैं, और जो एक्टोमार्फिक होते हैं यह दुबले पतले और कमजोर शरीर वाले होते हैं। तो यहाँ पर एंडोमार्फिक पूछा है, तो जो एंडोमार्फिक होते हैं यह कैसे होते हैं? शक्तिहीन, दुबले पतले, संकोची या अंतर्मुखी, मजबूत, सक्रिय, परिश्रमी तथा फुर्तीले, या मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले, आराम पसंद। तो अभी मैंने आपको बताया भी है कि जो एंडोमार्फिक होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं, मोटे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले होते हैं और आराम पसंद वाले होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, अहम शक्ति यानी कि ईगो स्ट्रेंथ, सामाजिकता, सोशिएबिलिटी, इसके अलावा हठवादिता यानी कि रिजिडिटी इत्यादि क्या है? संवेग है, प्रेरणा है या मोटिवेशन है, शील गुण है या मूल प्रवृत्ति है? तो यह सब क्या है? एक किसी व्यक्ति के शील गुण होते हैं। ऑप्शन सी जो है ट्रेट, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 209 है, एकांत प्रिय। एकांत प्रिय मतलब अकेले रहना जिसको पसंद होता है, जो संकोची होते हैं, बात को कह नहीं पाते हैं, आदर्शवादी होते हैं, इसके अलावा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं। यह युंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, उभयमुखी होते हैं या उपयुक्त सभी? तो ऐसे लोग, अभी मैंने आपको बताया है कि जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, जो अपने में ही खुश रहते हैं, ऐसे बच्चे किस प्रकार के होंगे? अंतर्मुखी होंगे, बहिर्मुखी होंगे या उभयमुखी होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षण था दोस्तों, स्याही धब्बा परीक्षण। और यह किसने बनाया था? रोजेनविंग ने, मार्गन ने, रोटर ने या रोड्सा ने? तो यह हरमन रोड्सा ने बनाया था। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोड्सा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 210 तक आप लोगों ने कंप्लीट किया। यहाँ पर आज की वीडियो में भी आपने टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़े हैं आपके बाल विकास विषय के। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएंगे और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाएंगे। आपने जो कुछ भी सीखा है आप लोग जरूर बताएंगे, और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे। रेगुलर मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, और आप लोग की यूपी टेट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर अभी से आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहते हैं। और जो जो बुक्स मैंने बताई हैं वो आप ज़रूर खरीद लीजिए मार्केट से। आपके पास इतना अच्छा समय है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, आप आसानी से घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास अभी बहुत समय है, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। बस केवल और केवल आप तैयारी करते चलिए, और सभी विषयों की तैयारी हम अपने चैनल पर धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोग का कोई भी विषय कमज़ोर ना रहे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।